स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एपिमॉर्फोसिस डिस्कस करेंगे। और एपिमॉर्फोसिस को डिस्कस करने से पहले जो उसकी दो टाइप्स हैं, रिस्टोरेटिव और रिपेरेटिव। जैसे कि इस वीडियो में हमने यहाँ पे बना रखा है रिस्टोरेटिव रीजनरेशन शो कर रहे हैं, तो बिफोर दैट रिपेरेटिव रीजनरेशन की डिस्कस हम कर लेते हैं। रिपेरेटिव रीजनरेशन जो होती है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ रीजनरेशन होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रिपेरेटिव रीजनरेशन एक स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ रीजनरेशन है जिसमें हम रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स होती है या टिश्यू की रिपेयर होती है। इसके कई एग्जांपल हैं, हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। रिपेरेटिव रीजनरेशन के एग्जांपल है जैसे कि सपोज कीजिए हम एक लिवर जो हम डोनेट करते हैं तो लिवर का स्मॉल सा पोर्शन हम निकाल लेते हैं, और जो हमने स्मॉल सा पोर्शन लिवर का निकाला है वहाँ पे, तो वो स्मॉल जहाँ जितना लिवर हमने निकाला, तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो लिवर रीजनरेट कर जाता है। लिवर हैज अ ग्रेट टेंडेंसी टू रीजनरेट। तो वो कैसे होता है, सेल डिवाइड करती है और सेल जो है जितनी सेल्स रिप्लेस हुई थी उन सेल को वो, जितनी सेल रिमूव की गई थी उतनी सेल वो रिप्लेस कर लेती है सेल डिवीजन के जरिए। तो रिपेरेटिव रीजनरेशन के अंदर टिश्यू की रिपेयर होती है। उसी तरह से जो हमने किडनी का आपको एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में भी, कि किडनी जब एक किडनी को हम रिमूव करते हैं बॉडी से तो दूसरी किडनी अपना साइज बढ़ा लेती है, और जब दूसरी किडनी अपना साइज बढ़ा लेती है पहली किडनी की कमी को पूरा करने के लिए, तो इस तरह की रीजनरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिपेरेटिव। तो रिपेरेटिव रीजनरेशन में जो किडनी के अंदर होती है, तो किडनी के अंदर हमने क्या देखा, जब एक किडनी को रिमूव किया जाता है दूसरी किडनी अपना साइज बढ़ा लेती है ताकि जो किडनी एक रिमूव हो गई थी उसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो इस तरह की रिपेरेटिव रीजनरेशन को हम बोलते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, इस तरह की रिपेरेटिव रीजनरेशन को हम क्या बोलते हैं किडनी के अंदर, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। कंपनसेटरी का मतलब होता है कि एक किडनी की कमी को उसने पूरा किया अपना साइज बढ़ा के। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज इंक्रीज कर दिया, उसने अपना साइज इंक्रीज कर दिया पहली किडनी की कमी को पूरा करने के लिए। तो इस तरह की रिपेरेटिव रीजनरेशन को हम बोलते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। और थर्ड एग्जांपल आपका बहुत ही सिंपल है, जब भी हमारे बोन मैरो के अंदर, जब भी हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज डेड हो जाती है, आपको पता है स्प्लीन के अंदर आरबीसीज मरती हैं जाके, ग्रेवयार्ड बोलते हैं उसको आरबीसीज का। तो आरबीसीज जब बोन मैरो नहीं बनती है तो डेड आरबीसीज को रिप्लेस कर देती है, तो ये भी रिपेरेटिव रीजनरेशन के अंदर आएगा। तो these are the three most biggest example of the reparative regeneration: replacement of the liver cells, regeneration of the liver, regeneration of the kidney, and regeneration of the RBCs. These are the three best example of reparative regeneration in human beings. These are the, or you can say mammals also. So reparative regeneration is shown in both vertebrate and invertebrates. It is commonly found in invertebrate and vertebrates. Okay, so but we are talking about restorative regeneration here. So restorative regeneration, before talking about examples, restorative regeneration in which the lost body organ is again created. How? अब हमें ये समझना है कि वो कैसे बन जाता है, बट आपको ये समझना होगा कि जो restorative regeneration होती है, it is mostly found in invertebrates. It is rarely found in vertebrates. So see the example here: appendages of the prawn, tail wall of the wall lizard, starfish arm, limb of the newt. So these are the example of restorative regeneration. अब जैसे कि हम अगर वॉल लिजर्ड की बात करें, वॉल लिजर्ड छिपकली की जो पूंछ कट जाती है, अपनी छिपकली की पूंछ किसी तरह से कट गई, छिपकली अपनी पूंछ खुद भी काट सकती है, ऑटोटॉमी शो करती है। स्टारफिश भी अपनी आर्म खुद काट सकती है, उसे भी हम ऑटोटॉमी कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो रिजेनरेट कर सकते हैं अपनी आर्म या टेल को। तो जब टेल फिर से वॉल लिजर्ड अपनी रिजेनरेट कर लेती है, तो उस टेल के अंदर आपको पता है कि लिजर्ड रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल के अंदर बोन होती है, मसल होती है, बट जब उसकी पूंछ कट जाती है, उसकी पूंछ जब फिर से, उसकी टेल जब फिर से रिजेनरेट कर जाती है, रिजेनरेट करने के बाद उस टेल के अंदर ना ही आपका मसल होगा ना ही आपकी बोन होगी, वो कंप्लीटली वो जो टेल होगी एक मास ऑफ सेल होगी, मास ऑफ टिश्यू होगी। तो मतलब जब भी रिजेनरेशन वॉल लिजर्ड के अंदर होती है
तो जो नई टेल बनती है वो पुरानी टेल से क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती है। पुरानी टेल के अंदर बोन थी, मसल थी, बट इस नई टेल के अंदर क्या है, ना ही बोन है ना ही मसल है। तो इस तरह की रिस्टोरेटिव रीजनरेशन को हम क्या बोलते हैं, आपके सामने हमने लिखा हुआ है हेटेरोमॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं इसको, हेटेरोमॉर्फोसिस। व्हाई वी राइट हेटेरोमॉर्फोसिस, बिकॉज द न्यू स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। हेटेरो मींस डिफरेंट, morphosis means structure, different structure. New tail is completely different from old tail because old tail has a bone and muscle and new tail don't have the bone and muscle. It simply has the mass of cell. Okay? तो उसी तरह से हम स्टारफिश के अंदर भी पढ़ेंगे, बट इस टॉपिक के अंदर हमने जो मेनली पढ़ना है वो है limb of newt. As we know, newt is the young one of salamander. Salamander comes under the amphibians. तो आइए हम इसकी रिलेशन को पढ़ते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इस न्यूट की आर्म कट जाती है, आप देखें यहाँ पे कट का उन्होंने निशान बना रखा है, एम्प्यूटेशन बोलते हैं इसको। जब कोई किसी ऑर्गेनिज्म की आर्म कट जाती है तो उसको बोलते हैं एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन होने के बाद क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 स्टेप हमने बता रखे हैं किस प्रकार रिजनरेशन होती है न्यूट के अंदर, न्यूट की लिम्स की। ये लिम्ब है इसका, तो आप देख सकते हैं पहला स्टेप होता है वाउंड हीलिंग, सेकंड स्टेप है ब्लास्टिमा फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप है रीडिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस, फोर्थ स्टेप है ग्रोथ। और यहां पे हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो एम्फीबियंस की रीजनरेशन में, लिम्ब रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 6 फैक्टर लिखे हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा मैं एक और 7th फैक्टर यहाँ पे जो आपको बताना चाहता हूँ वो है नियोप्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी एम्प्यूटेशन होती है लिम्ब की तो क्या होता है, न्यूब्लास्ट सेल जो होती है वो मीसेनकाइम से आती है और कीमोटैक्सिस के जरिए एक तरह का सिग्नल प्रोसेस होता है एम्फीबियन के अंदर। तो कीमोटैक्सिस के जरिए जब भी कट लगता है तो जहां पे कट लगा है उस जगह पे मीसेनकाइम से एक सेल जाती है जिसका नाम है नियोब्लास्ट सेल। तो ये नियोब्लास्ट सेल जाती है जहां पे कट लगा है वहां पे पहुंच जाती है, और कट जब ये यहाँ पे जिस वाउंड पे वो पहुंच जाती है, वाउंड पे पहुंचने के बाद वो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को प्रमोट करती है और इसे एक तरह से आप कहती है कि डिवाइड करो यहाँ पे, और डिवाइड करने के बाद वो क्या बनाती है यहाँ पे एपिडर्मिस लेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द एपिडर्मिस लेयर, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर, uppermost layer, and after that it's this new blast cells form the mass of cell, a bulge which is called as blastema. Blastema को bud भी कह सकते हैं। It leads to the formation of bud. तो वाउंड हीलिंग को तभी शुरू हो जाएगी जब न्यूब्लास्ट यहाँ पे पहुंचेगी और वो एपिडर्मिस लेयर क्या करती है, यहाँ पे कवर कर देती है इस वाउंड को विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो उसके नीचे फिर मास ऑफ सेल बन जाता है जो न्यूब्लास्ट सेल बनाती है, उसे हम क्या बोलेंगे ब्लास्टिमा। ब्लास्टिमा इज ए बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो धीरे धीरे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करने लगता है। अच्छा, इसके अलावा और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि कोई एक आम बन गई है, और यहां भी जो आम बनेगी उस आम के अंदर बोन नहीं होगी और मसल नहीं होगी, सिर्फ मास ऑफ टिश्यू होगा। तो इसे न्यूट के अंदर भी, न्यूट के लिम्ब के अंदर भी क्या होता है हेटेरोमॉर्फोसिस। जैसे आपने पढ़ा था टेल ऑफ वॉलेजर के अंदर भी क्या होता है हेटेरोमॉर्फोसिस। बट यहाँ पे सीधे ही रिजनरेट नहीं हो जाती। आपने जैसे पढ़ा न्यूब्लास्ट सेल का बहुत बड़ा रोल है, न्यूब्लास्ट सेल ही ब्लास्टिमा फॉर्मेशन करवाती है, और आपने एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का भी फंक्शन पढ़ लिया। तो जब भी एम्प्यूटेशन होती है तो आप समझते हैं कि ब्लड वेसल्स भी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स भी कट जाती हैं, नर्व्स भी कट जाती हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ग्लियल ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, ग्लियल ग्रोथ फैक्टर GGF, दिस फैक्टर हेल्प्स टू leads to the formation of glia. Glia is the neuron supporting cells basically. And fibroblast growth factor leads to the formation of fibers which helps in the repairing of the blood vessels. As we know that the blood vessels जब amputation होती है तो blood vessels भी कट जाती है, तो blood vessels की repair के लिए क्या जरूरी होता है, fibroblast growth factor. As we know blood vessels के अंदर क्या होते हैं, fibers होते हैं। दूसरी बात इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, थर्ड फैक्टर, ये फैक्टर किसमें हेल्प करता है, कार्टिलेज की ग्रोथ में हेल्प करता है। आफ्टर दैट ट्रांसफेरेंट, दिस ट्रांसफेरेंट इज द आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन व्हिच इज नेसेसरी फॉर माइटोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Fifth one is neurotrophic factor. This neurotrophic factor helps in the initiation of regeneration. Regeneration तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि neurotrophic factor नहीं होगा. जब तक neurotrophic factor होगा तब तक regeneration स्टार्ट नहीं होगी, इनिशिएट नहीं होगी, उसकी शुरुआत नहीं होगी. तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर हमें अलग से डिस्कस करना होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर और ये 6 फैक्टर हमारा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है. तो कुल मिला के ये 6 फैक्टर है प्लस एक सेल है हमारी न्यूब्लास्ट सेल्स. उसी की वजह से ये अपनी आंख को रीजनरेट कर पाता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर इस पूरी रीजनरेशन के पहले स्टेप को इनिशिएट करता है. अब हमने वही समझना है कि ये कैसे इनिशिएट करता है. तो अब आपको यही हम समझाएंगे कि इनिशिएट कैसे करता है. तो आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो यहां पे न्यूरोट्रॉपिक लेयर को लेकर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. आप समझ सकते हैं कि ये एक न्यूट है और न्यूट में कॉमनली क्या होती है कि उनकी लिम्स के अंदर क्या होती है, नर्व्स की सप्लाई होती है. उनके लिम्स के अंदर किसकी सप्लाई होती है, नर्व्स की सप्लाई होती है. आप देख सकते हैं कि ये क्या है इसकी, these are the nerves, these are the nerves which penetrating into the limb. तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके नीचे हम लिख सकते हैं कि ये नर्व सप्लाई है किसकी, नर्व सप्लाई ऑफ salamandra. ओके. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया, जो लेफ्ट लिम्ब है, इस सैलेमेंडर का जो लेफ्ट लिम्ब है वहां की नर्व्स को हमने कट कर दिया है, डी नर्व कर दिया है. तो हम यहां पे लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, लेफ्ट लिम्ब इज डी नर्व. डी नर्व मीन्स हमने उसकी नर्व को डी नर्व कर दिया है, नर्व को रिमूव कर दिया है. ठीक है. अब डी नर्व जब हमने कर दिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसका एम्प्यूटेशन किया. अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस नर्व को, इस लिम्ब को हमने क्या किया, रीजनरेट किया. जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नर्व है, राइट लिम्ब में नर्व है और लेफ्ट लिम्ब में नर्व नहीं है. तो हमने कट कर दिया, दोनों ही लिम्ब को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया है यहाँ पे. ओके. और आफ्टर दैट इसको हमने अलाउ कर दिया रीजनरेट करने के लिए. अब हमने इसको छोड़ दिया कि ये रीजनरेशन करे. तो हमने क्या उधर किया, फर्स्ट सेकंड पे लिखेंगे एम्प्यूटेशन ऑफ लिम्ब. और फोर्थ स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हम यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट लिम्ब में रीजनरेशन नहीं हुई और राइट लिम्ब में रीजनरेशन हो रही है, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट थी, नर्व प्रेजेंट थी. राइट लिम्ब शो रीजनरेशन, लेफ्ट लिम्ब डू नॉट शो रीजनरेशन. ओके. तो अब यहां पे ये ऐसा क्यों हुआ कि लेफ्ट लिम्ब ने शो क्यों नहीं किया और राइट लिम्ब ने रीजनरेशन क्यों नहीं शो, क्योंकि यहाँ पे एक रोल आता है किस फैक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूरल ट्रॉपिक फैक्टर. सो जो न्यूरल ट्रॉपिक फैक्टर होता है, न्यूरल ट्रॉपिक फैक्टर जब तक रिलीज नहीं होगा, न्यूरल ट्रॉपिक फैक्टर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है. न्यूरल ट्रॉपिक फैक्टर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है नर्व्स की एंडिंग पे
तो जब तक न्यूरल ट्रॉपिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तब तक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर भी डिवाइड नहीं करेगा। तो मतलब जब तक नर्व्स पहुंचेंगे नहीं एपिडर्मिस तक, अब सपोज कीजिए यहाँ पे कट लगा है तो यहाँ पे एपिडर्मिस तक नर्व्स जब तक पहुंचेंगे नहीं और नर्व से क्या नहीं रिलीज होगा, न्यूरल ट्रॉपिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। तो जब न्यूरल ट्रॉपिक फैक्टर ही रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, तो एपिडर्मिस जो है वो डिवाइड नहीं कर सकती है। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर भी हो चाहे आपकी न्यू ब्लड सेल भी यहाँ पे हो, बट अगर यहाँ पे नर्व्स नहीं है और नर्व से क्या नहीं रिलीज हो रहा है, न्यूरल ट्रॉपिक फैक्टर रिलीज नहीं हो रहा है, then regeneration cannot be initiated. For the initiation of regeneration, if epidermis has to repair itself, epidermis has to divide with the help of epidermal growth factor and the neoblast, then neurotropic must be released from the nerve endings. But as you can see that the nerves is denerved here, so that's why due to absence of neural tropic factor, the regeneration is absent here. As we can see that the nerve is present in the right limb, then it releases the neural tropic factor here and which initiate the regeneration, and finally right limb show regeneration. This is a very important factor which help in regeneration. So basically neural tropic factor is like we can consider it as a neurotransmitter basically. So this is how restorative regeneration occur in limb of newt. This is very very important. Okay, तो ये हमारा वीडियो था रिगार्डिंग रिस्टोरेटिव रिजेनरेशन के बारे में, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ रिस्टोरेटिव रिजेनरेशन आल्सो. There's arthropoda showing then mollusca showing the restorative regeneration. Some of the birds also show the restorative regeneration. Okay, इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं स्टारफिश का रिजेनरेशन. स्टारफिश में रिजेनरेशन कैसे होता है अगर हम डिस्कस करें. If you want to discuss about starfish regeneration, then this is a starfish, and starfish, suppose it is cut into the two portion. Suppose its arm is amputated here, and this portion is central disc, and we see this is the central disc. Okay, and this arm is amputated from his body, and if this amputated arm has central disc, as you can see that this amputated arm has central disc, then this central disc, with the help of this central disc, this amputated arm has a tendency to form a new starfish, which come under the example of morpholepsis. Okay, हम जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी, अब जैसे ये स्टारफिश क्या करेगी, ये वाली स्टारफिश क्या करेगी, अपनी लॉस्ट आर्म को फिर से रीजनरेट कर लेगी. आप देख सकते हैं इसने अपनी आर्म को रीजनरेट कर लिया, बट ये आर्म तो एक फ्रेगमेंट की तरह है. यहाँ पे ये आर्म भी क्या कर सकती है, एक नया स्टारफिश बना सकती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आर्म ने एक नया स्टारफिश बना दिया है यहाँ पे. तो यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे लॉस बॉडी ऑर्गन का रिजेनरेशन हुआ है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एपिमॉर्फोसिस. एपिमॉर्फोसिस कौन से वाला है, ये रिस्टोरेटिव. बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आर्म जो है कंप्लीटली क्या कन्वर्ट हो गई, कंप्लीट बॉडी इसने बनाई है, कंप्लीट स्टारफिश इसने बनाई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलैक्सिस. क्या बोल सकते हैं इसको, मॉर्फोलैक्सिस. और अब हमें यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करने हैं उन स्टारफिश के जो ऐसा शो करती हैं. जैसे कि आपको हम सबसे पहले दिखा सकते हैं एग्जांपल यहाँ पे एस्टेरिना वल्गैरिस. This is the only starfish. This is the only starfish whose single arm with central disc can regenerate to form complete starfish.
So this starfish basically showing the morphal axis. This starfish normally showing the morphal axis. Okay, and the example of epimorphosis, the starfish which normally show the epimorphosis, that is Asteris rubens. Asteris rubens. This starfish can regenerate its forearms. If it lost its forearms, then it completely regenerate its lost arms. Up to 4 arms it can regenerate. So this Astrina vulgaris starfish showing the morphal axis, its single arm, the fragmented arm can regenerate it to form a new starfish. But here the lost arm can be regenerated. This is the epimorphosis, which are epimorphosis restorative, and this is the morphlaxis. Okay, so these are the different examples of starfish showing the morphlaxis and epimorphosis. So this is all about the restorative regeneration. आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।